नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। 29 अप्रैल को मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले का इंतखाब। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। 4 मई को नताइज। अलका लांबा की क़यादत में खातून कांग्रेस ने दिल्ली असम्बली का किया घेराव। मोदी हुकूमत के खिलाफ उठाई आवाज़। बंगाल में बांग्ला तो महाराष्ट्र में मराठी से वो दिक्कत क्यों है? लिसानी तनाज़े पर संजय रावत का तबसरा। बीजेपी को हरगिज़ अवाम कामयाब न होने दें, कन्हैया कुमार ने बंगाली अवाम से की अपील। कहा, बीजेपी लोगों से आखिर किस बुनियाद पर मांग रही वोट। दहशतगर्दी, अलायदगी पसंदी और इंतहा पसंदी से निमटने के लिए मुत्तहिदा महाज वक्त की जरूरत। SCO वज़ीराए दफ़ा की मीटिंग से राजनाथ सिंह का खिताब। मौजूदा निज़ाम में बिहारी होना ही सबसे बड़ा जुर्म और मुल्क दुश्मन बन गया। तेजस्वी यादव का बयान। दिल्ली में 23 साल नौजवान पांडु कुमार को मुबैना तौर पर सिर्फ बिहारी होने की वजह से गोली मारकर हलाक कर दिया गया। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले का इंतखाब कल यानी 29 अप्रैल को होना है। इससे कबल इन वोटर्स की फहरिस्त आ गई है जिनके नाम SIR में कट गए थे, लेकिन इन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील की थी। दूसरे मरहले के लिए ट्रिब्यूनल ने ऐसे 1468 वोटर्स को शामिल किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश किए गए आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर 1474 दरख्वास्तों का जायज़ा लिया गया है, जिनमें से 1468 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं, जबकि 6 वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। वाज़ेह है कि दूसरे मरहले के लिए 7 अजला की 142 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें वज़ीर आला ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर भी शामिल है। वाज़ेह है कि पहले मरहले की वोटिंग 23 अप्रैल को हुई थी। बीजेपी हुकूमत ने आज दिल्ली असम्बली का खुसूसी इजलास तलब किया है, लेकिन असम्बली के बाहर इसे ख़वातीन रिजर्वेशन मामले पर कांग्रेस के शदीद एहतजाज का सामना करना पड़ा। खातून कांग्रेस की कौमी सर अलका लांबा की क़यादत में आज खातून कांग्रेस के लीडरान व कारकुनान ने दिल्ली असम्बली का घेराव कर मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई। सैकड़ों की तादाद में जमा ख़वातीन ने महिला रिजर्वेशन नाफिज करो, आज करो, अभी करो और OBC ख़वातीन को शामिल करो, शामिल जैसे नारे बुलंद किए और हाथों में तख्तियाँ व बैनर्स लेकर हुकूमत के खिलाफ अपना ज़ोरदार एहतजाज बुलंद किया। महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चलाने वालों के लिए मराठी ज़बान को लाजमी करार दिए जाने के मामले पर सियासी बहस ने जोर पकड़ लिया है। अब इस मामले में शिवसेना UBT के राज्यसभा रुकन संजय रावत का बयान सामने आया है। इन्होंने कहा कि ये उसूल किसी एक रियासत के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मुकामी ज़बान के एहतराम के लिए होना चाहिए। संजय रावत के मुताबिक जैसे मगरबी बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़ा और पंजाब में पंजाबी ज़बान ज़रूरी है, तो महाराष्ट्र में मराठी ज़बान को लाजमी करार दिए जाने से दिक्कत क्यों है? वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सिक्किम के 50वीं यौम तासीस की तक़रीबात के अख्तिताम पर मुनक़िदा एक अवामी जलसे से खिताब किया। इन्होंने कहा कि पूरे रास्ते में सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने देखी वो सिक्किम की सड़कों की सफाई थी। दूर दूर तक कोई गंदगी नहीं, फ़िज़ा भी साफ़ है और सड़कें भी साफ़ हैं। सिक्किम के लोग फितरत के हकीकी मुहाफ़िज़ हैं और रियासत के सच्चे सफ़ीर हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत के अवाम को सस्ता इलाज फराहम करने के लिए सेहत की सहूलियात को भी फ़रोग़ दे रही है। इस ज़िमन में इन्होंने आयुष्मान योजना के तहत 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए मुफ्त इलाज और जन औषधि मराकिज़ के ज़रिए सस्ती अद्वियात के फराहमी का जिक्र किया। जो एक सबसे अच्छी बात मुझे पूरे रास्ते पर दिखी वो थी सिक्किम की सड़कों की स्वच्छता। आप सबको सैल्यूट। दूर दूर तक कोई गंदगी नहीं, वायु में भी स्वच्छता, सड़कों पर भी स्वच्छता। सिक्किम के आप लोग प्रकृति के पक्के वाले संरक्षक हैं, ब्रांड एम्बेसडर है। मैं फिर देशवासियों को कहता हूं,
सिक्किम आइए, कितना साफ सुथरा स्वच्छ बनाए रखा है सिक्किम को। कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी और इसके कायदीन बशमूल मोदी बंगाल के लोगों से आखिर किस बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं, जबकि मुल्क की दीगर हिस्सों में बंगाल के लोगों का इस्तेहसाल किया जाता है। रियासत मगरबी बंगाल में नया अस्पताल नहीं खुला, नकल मकानी बड़ा मसला है। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कन्हैया ने कहा कि बीजेपी को हरगिज अवाम कामयाब न होने दें। और हिंदी फिल्म में गाना बजता था, मेरे पिया गए रंगून से किया है टेलीफोन, सैया गए कलकत्ता। अब कोई कलकत्ता काम करने के लिए नहीं आ रहा है, बनिस्बत कलकत्ते के लोग अलग अलग प्रदेशों में जा करके काम करने के लिए मजबूर हैं। और यही बीजेपी की सरकार अगर वहां पर है तो बंगाली बोलने वाले लोगों को, बांग्ला बोलने वाले लोगों को घुसपैठिया बोल करके उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनका लिंचिंग किया जाता है, फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, उनको जेलों में डाला जाता है। और वही लोग जो चुनाव से पहले कागज मांग रहे थे, आज बंगाल की गलियों में घूम घूम करके प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि वो यहाँ पर कैमरा लेकर के जो नदी में नौका विहार कर रहे थे, वो कैमरा नहीं है, दूरबीन है। वो बंगाल की संपदा को देख रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो बंगाल की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्त के तिजोरी में पहुंचा देंगे। सवाल यह है कि इसको रोकने के लिए जो प्रदेश की सरकार को किया जाना चाहिए, उसकी स्थिति तो मुझे यही लगती है कि एक तरीके का सूडो फाइटिंग चल रहा है, सूडो फाइटिंग चल रहा है। बंगाल के लोगों के वोट काट दिए गए, बंगाल में कोई नई जो है यूनिवर्सिटी नहीं खुली, नया अस्पताल नहीं खुला। बंगाल में बिहार की तरह माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। और इन सब के बीच दोनों तरफ नफरत की राजनीति हो रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। और मैं यह बात आपके सामने पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बीजेपी अगर जीतेगी तो बंगाल का फिर से वैसे ही विभाजन करेगी जैसे बंगाल का विभाजन किसी जमाने में अंग्रेजों ने किया था। और यही बात जो बार बार जो प्रदेश के जो मुद्दे हैं, ना बेरोजगारी की बात को एड्रेस किया जा रहा है, ना किसानों के सवाल को एड्रेस किया जा रहा है। यही नदी के उस तरफ जो है हावड़ा है, हावड़ा की जितनी फैक्ट्रियां थी, आज मैक्सिमम फैक्ट्रियों के ऊपर ताले लगे हुए हैं। आप बाकी शहरों को देख लीजिए, पिछले 30-35 साल में देश में कई नए शहर जो है वो डेवलप हो गए। दिल्ली के आसपास नोएडा बन गया, गुड़गांव बन गया, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अलग अलग तरह के शहर विकसित हो गए। और ये फोर्ट विलियम, जहां अंग्रेज आकर के अपनी राजधानी बनाए थे, सबसे पहला शहर बना आधुनिक युग का, आजादी का आंदोलन का सेंटर रहा, सांस्कृतिक आंदोलन का सेंटर रहा। तमाम चीजें यहां पर, तमाम संभावनाओं के बावजूद लोग कांग्रेस पार्टी से पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी 20 साल के बाद पहली बार चुनाव लड़ रही है। हम पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो करके चली गई, उसके बाद से इस प्रदेश में क्या हुआ है। नॉस्टैल्जिया बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन नॉस्टैल्जिया में अटक जाना अच्छा नहीं होता है। बंगाल के लिए यह फ्रेज कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक टुमारो। आज रियलिटी क्या है? पास्ट में वो अटक जाते हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी बंगाल के लिए एक फ्यूचर लेकर के आई है, और इसमें कोई हमारे लिए हतोत्साहित होने की, निराश होने की कोई बात नहीं है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और रियासती वजीर लोकेश ने मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव के साथ मिलकर आज मंगल की सुबह विशाखापट्टनम में गूगल एआई डेटा हब का संग बुनियाद रखा। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में तकरीबन 600 एकड़ अराजी मुख्तस की है। एन चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि आंध्रा बड़ी तेजी से तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। With Google innovation and Andhra Pradesh speed of governance, both we wanted to integrate. We want to produce a model for the rest of the world. That is where we are thinking. Either it may be education, it may be health, it may be agriculture, logistics, everything. Even one family, one entrepreneur, we want to work all these things. Very soon, every citizen is going to see AI tutor, AI doctor, AI agronomist, AI personal assistant. Today I am having
4 secretaries. From tomorrow onwards, I am going to have one more secretary, that is AI assistant. It will supersede everybody. It will guide me what I have to do time and again. That is where Google is going to provide. My minister is here, Mr. Lokesh. He went to Stanford and also Carnegie Mellon. Now he is a HR minister. I am confident. I want to compete with him by delegating some powers, how he is going to work and produce outcomes. I am confident he is competent and also he is going to produce this result. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के पुख्ता अज़्म की अलामत करार देते हुए दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी जैसी बुराइयों का मुकाबला करने के लिए दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों को ख़त्म करने और किसी भी सियासी इस्तेस्ना को मुस्तरद करते हुए मुत्तहिदा महाज बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मिस्टर सिंह ने किर्गिस्तान के बशकीक में शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़ीर दिफा की मीटिंग से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान की इस अज़्म की अलामत है कि दहशतगर्दी के गढ़ आप मुनासिब सज़ा से अछूते नहीं रहेंगे। इसी समय हम एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म और टेररिज्म के रूप में एक और गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। आज के उभरते वर्ल्ड ऑर्डर में आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। इसी पृष्ठभूमि में SCO एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया जो हमारे शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित है। इस संगठन ने हमेशा आतंकवादी विचारधाराओं और गतिविधियों की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष को अपना आधार बनाया है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इस संगठन के मूल सिद्धांतों में शामिल है। एक्सेलेंसी, पिछले वर्ष तियानजिन डिक्लेरेशन ने आतंकवाद के विरुद्ध हमारे दृढ़ और एकजुट रुख को स्पष्ट रूप से सामने रखा था। कुछ ही दिन पहले 22 अप्रैल को हमने पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। उस घटना ने न केवल एक क्षेत्र बल्कि पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के केंद्र अब सजा पाने से किसी प्रकार से बच नहीं सकते। आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति यह हमारे जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का प्रमाण था, जिसे प्रतिष्ठित मंच ने भी स्वीकार किया है। लेकिन हमारी कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी अपनी कसौटी पर तब खरी उतरती है जब इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में SCO के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की चेयरमैनशिप के दौरान काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन लीडिंग टू टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म के विषय में जारी हेड्स ऑफ स्टेट का ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी शेयर्ड कमिटमेंट को दिखाता है। इन तीनों इवल्स से निपटने के लिए एक यूनिफाइड फ्रंट की जरूरत है जो सेफ हेवंस को खत्म करे और किसी भी पॉलिटिकल एक्सेप्शंस को अस्वीकार करे। हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो किसी भी देश की संप्रभुता पर सीधा आघात करता है। इस विषय में दोहरे मानदंडों के लिए कोई स्थान नहीं है और SCO को उन लोगों के खिलाफ उचित कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए जो आतंकवाद को समर्थन, आश्रय या संरक्षण देते हैं। जम्मू कश्मीर के दारुल-हुकूमत श्रीनगर में इल्तिजा मुफ्ती अपनी पार्टी के कारकुनों के साथ उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर निकल आईं। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हुई। जिस पुलिस ने बड़े हुजूम को रोकने की कोशिश की तो कारकुनों में गुस्सा बढ़ गया और धक्के मारे जाने लगे। झड़पों को बढ़ते देखकर इल्तिजा मुफ्ती मुदाखलत करने के लिए भीड़ में दाखिल हुई, जिसके नतीजे में इनको और पुलिस के दरमियान गर्मागर्म तबादला हुआ। वाज़ेह है कि कश्मीर की सरकारी ज़बान उर्दू है और अब इसे हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप लोग सब जानते हैं उर्दू हमारे लिए कितना अहम है, कितना अहम हिस्सा है, हमारी तहजीब का एक हिस्सा है, इल्म का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है। हम सब की जो मदर लैंग्वेजेस हैं, हम सब की अलग अलग जम्मू कश्मीर में मदर लैंग्वेजेस हैं, वो कश्मीरी हो, गोजरी हो, पहाड़ी हो,
कश्मीरी हो, बट उर्दू इज अ कॉमन यूनिफायर। और इसको हटाना यानी जो हमारी तहजीब है, अदब है, इल्म है, दीन है, आप उस पे अटैक कर रहे हैं, उसकी जड़ों को आप अटैक कर रहे हैं। तो और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एनसी सरकार की प्रायोरिटीज क्या है। उमर साहब बैंगलोर में 100 किलोमीटर भागने से आप यहाँ अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। मैं एक लड़की हूँ, आप मेरा दुपट्टा खींच रहे थे आते वक्त। आई एम वेरी सॉरी टू से सर, देयर इज अ वे टू बिहेव, प्लीज डोंट मिसबिहेव। हम यहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कौमी एग्जीक्यूटिव सर तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा निज़ाम में बिहारी होना ही सबसे बड़ा जुर्म और मुल्क दुश्मन बन गया है। मिस्टर यादव ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में खगड़िया के रहने वाले 23 साल नौजवान पांडु कुमार को मुबैना तौर पर सिर्फ बिहारी होने की वजह से गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जबकि इसका दोस्त कृष्णा शदीद हालत में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के दारुलहुकूमत में जहाँ ये वाक़या पेश आया, वहाँ से लेकर मरकज़ तक हर सतह पर बीजेपी की हुकूमत है। इसके बावजूद एक मेहनतकश बिहारी नौजवान की हिफाजत को यकीनी नहीं बनाया जा सका। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी के किसी लीडर में इतनी हिम्मत है कि वो मुलजिम पुलिस एहलकार को सख्त सज़ा दिलवा सके। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 21 सालों की नीतीश बीजेपी की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से बिहार के बाशिंदों को मजबूरन दूसरी रियासतों में हिजरत करनी पड़ी, जहाँ उन्हें इज्जत के बजाय इम्तियाजी सलूक, शक और हिरासा किए जाने का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जिस दिल्ली पुलिस पर लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी है, उसने महज बिहारी होने की वजह से एक शख्स को मुजरिम मान लिया और गोली मार दी। इससे ज़्यादा काबिल मज़म्मत वाक़या और क्या हो सकता है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। 29 अप्रैल को मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले का इंतखाब, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, 4 मई को नताइज। अलका लांबा की क़यादत में खातून कांग्रेस ने दिल्ली असम्बली का किया घेराव, मोदी हुकूमत के खिलाफ उठाई आवाज़। बंगाल में बांग्ला तो महाराष्ट्र में मराठी से वो दिक्कत क्यों है, लिसानी तनाज़े पर संजय रावत का तबसरा। बीजेपी को हरगिज़ अवाम कामयाब न होने दें, कन्हैया कुमार ने बंगाली अवाम से की अपील। कहा, बीजेपी लोगों से आखिर किस बुनियाद पर मांग रही वोट। दहशतगर्दी, अलायदगी पसंदगी और इंतहा पसंदी से निमटने के लिए मुत्तहिदा महाज वक्त की जरूरत। SCO वज़ीराए दफ़ा की मीटिंग से राजनाथ सिंह का खिताब। मौजूदा निज़ाम में बिहारी होना ही सबसे बड़ा जुर्म और मुल्क दुश्मन बन गया। तेजस्वी यादव का बयान। दिल्ली में 23 साल नौजवान पांडु कुमार को मुबैना तौर पर सिर्फ बिहारी होने की वजह से गोली मारकर हलाक कर दिया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।